हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लेखराज और आप देख रहे हैं आर के अशोक। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। मेरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में पारित हुआ था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि नेहरू रिपोर्ट क्यों पारित किया गया था, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। फ्रेंड्स, साइमन कमीशन जो भारत आया था उसका भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। गो बैक साइमन के नारे लगे हुए थे, जिससे साइमन कमीशन वापस चला गया था। तब साइमन कमीशन के वापस जाने के बाद जो भारत सचिव थे उन्होंने ब्रिटेन की लॉर्ड सभा में, जो कि वहाँ की राज्यसभा है, वहाँ पे उन्होंने यह कहा था कि साइमन कमीशन को भारतीयों ने वापस भेजकर बुद्धिपूर्ण कार्य नहीं किया है। भारतीय कभी भी एक साथ मिलकर एक सर्वसम्मति वाला संविधान का निर्माण नहीं कर सकते थे। यह बात भारतीयों के लिए एक चुनौती थी। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने, जब साइमन काल चल ही रहा था, उसने 28 फरवरी 1928 को कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक आयोजित की। इस बैठक में कुछ बात हुई और यह बैठक स्थगित हो गई। इसके बाद 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी के अध्यक्षता में बम्बई में पुनः एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मोतीलाल नेहरू, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जाए, जिसमें भारतीयों को भारतीय संविधान की प्रारूप तैयार करें। इसका यह काम था कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करें और उसकी रिपोर्ट वह कांग्रेस को दे। इस समिति के जो सदस्य थे वो सर तेग बहादुर सप्रभु थे, सर अली इमाम, सर एम.एस. आडे, सरदार मंगल सिंह, सुवेब कुरैशी, जी.आर. प्रधान और सुभाष चंद्र बोस थे। इस समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सचिव बनाया गया था। फ्रेंड्स, इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसी कारण इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या जो कि नेहरू रिपोर्ट में मांगी गई थी, कही गई थी। फ्रेंड्स, इसमें पहली बात ये थी कि औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। भारत के तात्कालिक रूप में औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, ऐसी मांग की गई थी इस रिपोर्ट में। ये इसकी पहली मांग थी। दूसरी मांग ये थी कि पूर्ण उत्तरदायी शासन, जो नेहरू रिपोर्ट में प्रांतों को पूर्व उत्तरदायी शासन दिया जाए, कि उनकी स्थापना की जाए ताकि वह अपने पूरे उत्तरदायित्व से अपने स्थानीय क्षेत्र में कार्य कर सकें। यह भी मांग की गई थी। इसका तीसरी जो उनकी मांग थी वह गवर्नर जनरल की वैधानिकता। उनकी मांग थी कि गवर्नर जनरल जो है उसको वैधानिक उसके पद को बना दिया जाए, जिस तरह की अभी राष्ट्रपति का है। चौथी शर्त यह रखी थी कि संघीय एवं स्वशासी व्यवस्था हो। संविधान संघीय व्यवस्था हो जिसमें प्रांत को स्वशासी हो, लेकिन उसमें अवशिष्ट जो शक्तियां हो, जो विशेष शक्तियां हैं, वह केंद्र के पास हो। यह भी बात कही गई थी। पांचवी बात उसमें यह कही गई थी कि जन प्रभु सत्ता पर जोर। नेहरू रिपोर्ट ने जनता की प्रभु सत्ता को स्वीकार किया था। अल्पसंख्यकों, हरिजनों, स्त्रियों की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की सिफारिश किया था। और फ्रेंड, इसकी जो छठी बात यह थी कि संप्रदाय निर्वाचन, जो धर्म के आधार पर जो निर्वाचन होता था, उसको नेहरू रिपोर्ट में घोर विरोध किया गया था। और सातवीं बात यह कही गई थी फ्रेंड कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं के पृथक निर्वाचन हो। उनका यह मानना था कि केंद्रीय संसद द्वि सदनी हो और जो निम्न सदन है उसका निर्वाचन जो है वह वयस्क मताधिकार के
होना चाहिए जैसा कि अभी हो रहा है। और और जो है उसके राज्यसभा जो है, जो उच्च सदन है, उसका निर्वाचन जो हो वह राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों के द्वारा हो। फ्रेंड्स, इसकी 8वीं बात यह थी कि प्रधानमंत्री एवं संसद दोनों संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत आए। प्रधानमंत्री प्रमुख हो और एवं उसकी सहायता के लिए 6 और मंत्री की बात कही गई थी। नेहरू रिपोर्ट में जो 9वीं बात कही गई थी, वो 9वीं बात ये थी, जो प्रमुख बात है वो थी देशी रियासतों के साथ संबंध। जो भारतीय देशी रियासतों के संबंध केंद्र सरकार से वही होंगे जो ताज और रियासतों के मध्य हैं। मतलब कहने की बात यह है फ्रेंड कि जो देशी रियासतें हैं उनका संबंध बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए केंद्र और राज्य के साथ, जैसा कि इंग्लैंड के सम्राट के समक्ष उसकी संसद के समक्ष हैं। वैसे ही रिश्ता इनका देशी रियासतों का भारतीय सरकार के साथ होना चाहिए। इसकी भी बात नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी। और नेहरू रिपोर्ट की 10वीं बात यह थी कि सेना एवं प्रतिरक्षा समिति, सेना के विषय में निर्णय लेने का समूल अधिकार जो था वह केंद्र सरकार के पास हो, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेनापति ही इसका मिलके निर्णय लें। यह बात भी नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी। और नेहरू रिपोर्ट की एक और महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, यह बात थी उच्चतम न्यायालय की स्थापना। नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया था कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए जो संविधान की व्याख्या करे और संविधान की रक्षा करे। फ्रेंड्स, ये थे नेहरू रिपोर्ट की कुछ विशेष बातें जिसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट करके आपको समझाने की कोशिश की थी। फ्रेंड्स, अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि नेहरू रिपोर्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, जो इसका महत्व क्या है, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, नेहरू रिपोर्ट का सबसे विशेष महत्व ये है कि पहली बार सभी दलों ने मिलकर देश की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया था, जो इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सर सरफराज अहमद खान ने इस रिपोर्ट को तो वर्तमान संविधान की ब्लूप्रिंट तक कहा है। इसके बाद भी कुछ लोगों ने इस रिपोर्ट का विरोध भी किया, इसकी आलोचना भी की, जिन्होंने इसकी आलोचना करते हुए 14 सूत्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जो कि यह नेहरू रिपोर्ट के में था। इसके बाद भी नेहरू रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।